नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कल का चुनाव नरेंद्र मोदी की पार्टी के लिए सबसे बड़ा टेस्ट है। कल देश में 88 सीटों पर वोटिंग होने वाली है और अगर कल नरेंद्र मोदी का स्ट्राइक रेट 88% पार नहीं करता है तो एनडीए के लिए 400 पार करना मुश्किल हो जाएगा। 400 पार जाने के लिए नरेंद्र मोदी को कल 88 में से कम 60 सीटें जीतनी ही होंगी। इनमें से 8 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, 5 बिहार की हैं, 14 कर्नाटका की हैं, 20 सीटें केरल की हैं, 7 सीटें मध्य प्रदेश की हैं, 8 सीटें महाराष्ट्र, 13 सीटें राजस्थान और 3 सीटें पश्चिम बंगाल की हैं। मतलब कुल मिलाकर 13 राज्यों की लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव उत्तर में भी है, पूरब में भी है, पश्चिम में भी है, दक्षिण में भी है। अब कल वोटिंग बढ़ती है या नहीं, कल 13 राज्यों के वोटर्स अपने अपने घरों से निकलते हैं या नहीं, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। नरेंद्र मोदी के प्रचार में अचानक से जो गर्मी आई है, बीजेपी ने जिस तरीके का अग्रेसिव अप्रोच अपना रखा है, मोदी के खेमे और राहुल के खेमे में चुनावी पारा जिस तरीके से अचानक बढ़ गया है, वो फेज 2 की वोटिंग के लिए बड़ा संकेत दे रहा है। दूसरे चरण की वोटिंग की पिक्चर आप कल देखेंगे, मगर उसका ट्रेलर हम आपको आज अभी इसी वक्त दिखा देते हैं इस रिपोर्ट से। क्या कुछ घंटे में मालूम चल जाएगा मोदी 400 के पार जाएंगे या नहीं जा पाएंगे? क्या सेकंड फेज में ही तय हो जाएगा 4 जून वाले दिन नतीजा किसके पाले में आएगा? क्या मोदी की 400 सीटें खतरे में हैं? क्या 300 सीटों पर भी उलटफेर के संकेत हैं? सेकंड फेज यानी द्वितीय चरण ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। अप्रैल की गर्मी में सियासी पारा बहुत हाई है। पैनिक मोदी के खेमे में भी है, पैनिक राहुल के खेमे में भी है, मगर सबसे बड़ा सवाल यह कि जीत का टॉनिक किसकी तरफ है? यह बात तो मानकर चलिए इस बार का चुनाव एक तरफा नहीं है। मोदी कैमरे पर भले न दिखाएं, लेकिन थोड़े नर्वस तो मोदी भी हैं। राहुल भले ही कैमरे पर देखकर मुस्कुराएं, थम्स अप का साइन लहराएं, मगर घबराहट तो कांग्रेस के कैंप में भी है। राउंड 2 से पहले गला तो राहुल का भी सूख रहा है। तो क्या इसीलिए राहुल सेकंड फेज से ठीक पहले तू तलाक, धमकी और चेतावनी वाली वाणी बोलने लगे हैं? वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। इस बार नहीं निकल पाएगा, इस बार नहीं निकल पाएगा। देश के प्रधानमंत्री के लिए राहुल तू तड़ाक पर क्यों उतर आए? मोदी ने राहुल की तू तड़ाक वाली भाषा पर क्या जवाब दिया? राहुल की गालियों का, राहुल की तू मैं का मोदी ने कैसा नरेशन दिया है? फुल डिटेल आगे देंगे। मगर उससे पहले यह देखना जरूरी है कि बीच चुनाव दोनों तरफ तनाव जैसी स्थिति क्यों पैदा होती दिख रही है। इसका जवाब कुछ आंकड़ों में है। तो इसका जवाब यह है कि दूसरे चरण की 89 में से 88 सीटें ऐसी हैं जिनमें से 72 सीटों पर बीजेपी 2019 के चुनाव में लड़ी थी और तब इन 72 सीटों में से 72% के स्ट्राइक रेट के साथ मोदी ने 52 सीटें जीती थी। 72 में से 56 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी का वोट शेयर 40% से ज्यादा था। मोदी की पार्टी के लिए सेकंड फेज की ये 88 सीटें इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि 2009 से ही बीजेपी इन सीटों पर लगातार बढ़ी है, जबकि कांग्रेस हर बार नीचे लुढ़की है। मसलन 2009 में 88 में से 26, 2014 में 42 और 2019 में 52 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि कांग्रेस इन 88 सीटों पर 2009 में 37 पर थी, 14 में 20 पर आ गई, 19 में 18 पर पहुंच गई। यानी इन सभी 88 सीटों पर तीनों ही बार ग्राफ मोदी की पार्टी का ही बढ़ा है।
मगर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि दूसरे चरण का चुनाव मोदी के लिए इजी राइड साबित होगा। राहुल अपनी टाइमलाइन पर मोदी के लिए हार के डर से कांपने वाला नैरेटिव यूं ही नहीं फैला रहे हैं। मोदी डर गए हैं क्योंकि चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस इस तरह के स्क्रिप्ट यूं ही नहीं घुमा रही है। इसके पीछे भी सेकंड फेज की 88 सीटों का एक नंबर गेम है। 2019 के चुनाव में इन 88 सीटों में से 7 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन 2% से भी कम था। इन 7 में से 4 सीटों को बीजेपी ने जीता था, लेकिन बहुत मुश्किल से। मसलन कर्नाटक की चामराजनगर की सीट पर 1817 वोट यानी 0.14% के मार्जिन से जीत। यूपी की मेरठ सीट पर 4729 वोट यानी 0.39% के मार्जिन से जीत। छत्तीसगढ़ की कांकेर सीट पर 6914 वोट यानी 0.6% के मार्जिन से जीत। और कर्नाटक की तुमकुर सीट पर 13339 वोट यानी 1.07% के मार्जिन से जीत। यानी इन 7 सीटों पर सेकंड राउंड में जरा भी ऊपर नीचे हुआ तो मोदी की सीटें घटने का खतरा है। बावजूद इसके फेज 2 के चुनाव को बीजेपी का बैशन यानी गढ़ कहा जा रहा है। ऐसा क्यों है, इसकी वजह भी जान लीजिए। 2019 में 88 में से 8 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन 35% से ज्यादा था और इन 8 में से 7 सीटों को बीजेपी ने जीता था। राजस्थान के भीलवाड़ा में 6 लाख प्लस, राजसमंद में 5.5 लाख से ज्यादा, एमपी के होशंगाबाद में 5.5 लाख प्लस, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 5,76,000, एमपी के खजुराहो में 4,92,000, असम के डिफू में 2,40,000 और राजस्थान के पाली में बीजेपी की जीत का मार्जिन 4,82,000 वोटों का था। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट डेटा दिखाते हैं। इससे आपको यह समझ में आएगा कि अगर मोदी को 24 में 400 के पार जाना है तो सेकंड फेज में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देना ही देना पड़ेगा। 88 में से बीजेपी 19 सीटों पर सेफ है। 2009 से लेकर 2019 तक के 3 चुनावों में बीजेपी ने ये सारी 19 सीटें जीती हैं। 88 में से 24 सीटें ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी ने पिछले 3 चुनाव में 2 बार रिटेन किया है। 88 में से 6 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को 2009 से लेकर 2019 के बीच सिर्फ 1 बार जीत मिली है और 11 सीटें ऐसी हैं जो वेरी वीक कैटेगरी में हैं, क्योंकि इन 11 सीटों पर बीजेपी 2 चुनावों में लड़ी मगर जीत नहीं पाई। यानी 19 में सेकंड राउंड की 88 में से 52 सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए सबसे टफ टास्क यह होगा कि वो न सिर्फ इन 52 सीटों को रिटेन करे बल्कि इसमें और एक्स्ट्रा सीटें जोड़ ले। अगर ऐसा हुआ तभी मोदी की 400 वाली गाड़ी रफ्तार पकड़ पाएगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मोदी की गाड़ी दूसरे राउंड में ही थम जाएगी। और मोदी की इस गाड़ी को रोकने के लिए राहुल और राहुल की पार्टी ने तरह तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। नमस्कार, मैं राहुल गांधी। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। सेकंड राउंड की वोटिंग से ठीक पहले राहुल नई नई स्क्रिप्ट सोशल मीडिया पर घुमाए जा रहे हैं। मोबाइल से 1-1 मिनट का वीडियो बना बना कर फैलाए जा रहे हैं। तो संविधान को और लोकतंत्र को बचाने। मोदी के कैंप में पैनिक मच जाए, मोदी घबरा जाएं, इसके लिए कांग्रेस ने प्लान 2 लॉन्च कर दिया है और इस प्लान के तहत मोदी पर पर्सनल अटैक की इंटेंसिटी बढ़ा दी गई है। इसका एक सैंपल राहुल की चुनावी सभा में दिखाई दिया। शोलापुर में राहुल की रैली में भारी भीड़ थी। राहुल ने वहीं पर मोदी के खिलाफ असभ्य भाषा वाला टेप फुल वॉल्यूम में ऑन कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतनी चोरी हुई है कि इलेक्शन के बाद राहुल ने जो कहा उसका वीडियो खुद ही अपनी एक्स प्रोफाइल पर अपलोड किया। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता। ऊपर जो कैप्शन लिखा उसमें भी यही कहा, मोदी तो डर गया, मोदी तो कांप गया। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। शुरुआत में राहुल के बोल थे, नरेंद्र मोदी कहते हैं, वो जानते हैं नरेंद्र मोदी जी, मगर फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ। 40 सेकंड के बाद राहुल की भाषा बदल गई और वो कहने लगे, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया, नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, नरेंद्र मोदी को डर लगता है, नरेंद्र मोदी डरपोक है।
नरेंद्र मोदी चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है। इलेक्शन के बाद उनकी मुश्किल हो जाएगी। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। राहुल ने तू तड़ाक वाले कैजुअल अंदाज में मोदी को टारगेट किया। कांग्रेस के इकोसिस्टम ने तालियां बजानी शुरू कर दी। हर टाइमलाइन पर मोदी के खिलाफ बोली गई राहुल की वही भाषा घूमने लगी, मगर मोदी ने इसका काउंटर सभ्य भाषा में किया। राहुल को एक बार भी बुरा नहीं कहा। मोदी ने नामदार बनाम कामदार का नैरेटिव देकर राहुल की तू तड़ाक वाली भाषा को कैसे पंक्चर किया, अब आपको यह सुनाते हैं। इन दिनों कांग्रेस के शहजादे, अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं, और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, टीवी में बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भाई ये भाषा अच्छी नहीं है। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है, ऐसा लोग सोशल मीडिया में कहते हैं। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं, और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं। अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं सबको कहता हूं, आप लोग नाराजगी मत व्यक्त कीजिए। वो इतने निराश है कि अभी आगे आगे तो और बहुत कुछ बोलेंगे, आप अपना समय खराब मत कीजिए। मेरी करबद्ध प्रार्थना है भाई, इन नामदारों को कुछ मत कहो। हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए हैं, हम सहन करेंगे, सहन भी करेंगे और मां भारती की सेवा भी करेंगे। हम जरा भी पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों, जरा भी रुकेंगे नहीं। सेकंड राउंड मोदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कोई रिस्क नहीं ले सकते। फेज 1 में वोटर टर्नआउट कम होने की वजह से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। विरोधी कहने लगे मोदी का मैजिक नहीं चल रहा, मोदी की लहर नहीं दिख रही। वो बात दूसरी है कि मोदी के रोड शोज में तस्वीर इस नैरेटिव के बिल्कुल उल्टी दिखाई देती है। पब्लिक तो मोदी को ही देखने के लिए सड़कों पर उतरती है। अब ऐसे में सबका फोकस राउंड 2 के वोटर टर्नआउट पर भी आ टिका है। फेज 2 की जिन 89 सीटों पर वोटिंग होनी है
उनमें से 87 सीटों पर 2014 में वोटर टर्नआउट 67.3% था। 2019 में इसमें इजाफा हो गया और आंकड़ा 70.1% तक पहुंच गया। तब फायदा बीजेपी को हुआ। सवाल है कि राउंड 2 में वोटर टर्नआउट में कितना इजाफा होगा या फिर पहले फेज की तरह घाटा होगा। सेकंड फेज में वोटर टर्नआउट बढ़ना बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि 370 का टारगेट अचीव करने के लिए दूसरे चरण में बीजेपी को 83% स्ट्राइक रेट हासिल करना होगा। 2019 में इन 89 सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 72% था, यानी अब की बार सीधे सीधे 11% का जंप लेना होगा। और यह इतना आसान नहीं होगा, वो भी यह जानते हुए कि कांग्रेस काफी अग्रेसिव हो गई है। मोदी के खिलाफ वीडियो वॉर, पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। मोदी की नींद उड़ गई वाले स्क्रीनशॉट कांग्रेस वाले घुमाने लगे हैं। मोदी बौखला गए हैं, राहुल की टीम ये तक फैलाने लगी है। 1 मिनट का वीडियो बनाकर राहुल ने अपनी मोहब्बत की दुकान में मोदी के खिलाफ नफरत की फैक्ट्री खोल दी है। लेकिन मोदी कांग्रेस की इस स्ट्रैटेजी को कुर्सी की छटपटाहट बताकर अपने चुनाव प्रचार को राहुल के नेगेटिव प्रचार से भी एक स्टेप ऊपर ले जा चुके हैं। और इसके लिए मोदी ने जिन 2 मुद्दों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है, वो है कांग्रेस की विरासत टैक्स वाली मंशा और ओबीसीज के हिस्से का आरक्षण छीनकर एक वर्ग विशेष में बांटकर वोटों के लिए तुष्टीकरण वाला धंधा। राहुल इन दिनों जहां भी दिखते हैं, जहां भी माइक ऑन करके बोलना शुरू करते हैं, वो हर बार असमानता की खाई भरने वाले एक्सरे का जिक्र जरूर करते हैं। राहुल के करीबी जयराम रमेश कैमरे पर आकर कहते हैं कि मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। वो मोदी को चैलेंज भी देते हैं कि 48 पन्नों के मैनिफेस्टो में दिखा दो, क्या कहीं वेल्थ शब्द लिखा भी है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस न्याय पत्र में धन पुनर्वितरण की बात होती है। मैं उनको चुनौती देता हूं। हमारे 50 पन्ने हैं, 50 पेज है ये मैनिफेस्टो, ये न्याय पत्र। इसमें एक शब्द हमने इस्तेमाल नहीं किया है जो कहता है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, धन पुनर्वितरण, ये कहीं नहीं है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम धन पुनर्वितरण में लगे जाएंगे। ये झूठ नंबर 2 है। जयराम रमेश ने कैमरे पर तो कह दिया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन शब्द का जिक्र तक नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद इस पन्ने को नहीं पढ़ा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पूरे 11 बार वेल्थ शब्द का जिक्र है। इतना ही नहीं, मैनिफेस्टो के पेज नंबर 29 में तो बाकायदा लिखा हुआ है, वी विल एड्रेस द ग्रोइंग इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम थ्रू सुटेबल चेंजेस इन पॉलिसीज। यानी कांग्रेस अगर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इतनी सीरियस न होती तो अपने मैनिफेस्टो में उसे जगह क्यों देती, और फिर कैमरे पर आकर इस पन्ने पर पर्दा क्यों डालती। इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं है। और अब कांग्रेस के इस हिडन एजेंडे को, राहुल के एक्सरे वाले एजेंडे को खुद उन्हीं के मेंटोर सैम पित्रोदा भी लीक कर चुके हैं। विरासत टैक्स वाले बयान के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है, इसलिए तरह तरह से इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन मोदी ने कांग्रेस की यह मिस्टेक पकड़ ली है। शाही परिवार के शाहजादे पूरे देश में बढ़ चढ़कर के कह रहे हैं, अब आपकी संपत्ति का एक्सरे होगा, एक्सरे। आपकी कमाई का आधे से ज्यादा कांग्रेस अगर सरकार में आती है तो ये सरकार छीन लेंगी। और इसलिए कांग्रेस आप पर इनहेरिटेंस टैक्स, आपकी विरासत पर टैक्स लगाना चाहती है। मोदी ने तो कांग्रेस के विरासत टैक्स वाले प्रोग्राम से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया है। भारत में साल 1953 से लेकर 1985 तक एस्टेट टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स का प्रावधान था। तब एस्टेट ड्यूटी एक्ट के तहत एस्टेट ड्यूटी टैक्स लिया जाता था। इस प्रावधान के तहत जिस संपत्ति की कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा होती थी, उस पर 85% तक का टैक्स देना पड़ता था। यानी उस संपत्ति पर टैक्स लगता था जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों को विरासत में मिली हो।
लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, क्योंकि साल 1985 में एस्टेट ड्यूटी टैक्स एबॉलिश होने से पहले कुछ हुआ था। 1984 में इंदिरा गांधी के निधन के बाद कुल $1,73,000 यानी आज के समय के मुताबिक 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम वाली संपत्ति विरासत के रूप में उनके 3 पोते पोतियों यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वरुण गांधी को दे दी गई थी। और इसके बाद राजीव गांधी के पहले बजट में एस्टेट ड्यूटी टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया। यानी पहले इंदिरा गांधी की संपत्ति ट्रांसफर हुई, उसके बाद उस सिस्टम को खत्म कर दिया गया। मोदी ने यह किस्सा अब सबको सुना दिया है। इनहेरिटेंस टैक्स से जुड़े जो तथ्य अब निकलकर सामने आ रहे हैं, वो देश की आंखें खोलने वाले हैं। जरा ध्यान से सुना जाए, आप भी ध्यान से सुनिए और मेरे देश के दिग्गज पत्रकार भी जरा सुन ले, मीडिया वाले भी सुन ले, और उनकी जो इकोसिस्टम है ना, जो हर दिन मोदी के बाल की खाल उतारने में लगी हुई है, वो भी जरा सुन ले कान खोल करके। देश के साथ कैसा कैसा पाप हुआ है। मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही, तो उनकी जो मिल्कत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले